बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत में सवर्ण समाज, दलित समाज, इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है। आप जानते हैं इस बात को। और जो हम छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो हर एक को समान अधिकार देता है, परंतु आप और मैं अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि भारत देश में ऐसा नहीं होता, बहुत हद तक नहीं होता। इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोग पढ़े लिखे होंगे और जागरूकता भी साथ में आएगी तभी काम चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं भाजपा की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ दलितों के साथ क्या होता है और सवर्ण समाज के साथ क्या होता है। हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि जगदीश चंद्र अल्मोड़ा में उसकी हत्या हुई थी क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह किया था, परंतु मुख्यमंत्री जो उस क्षेत्र से आते हैं उसके घर जाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने अपने उन वोटरों को अपीज करना है जो सवर्ण समाज के हैं। और अगर वे कहीं जगदीश चंद्र के घर चले जाते तो शायद वो वहाँ के जो सवर्ण समाज के वोटर हैं वो उनकी खिलाफत करते, क्योंकि आखिर में उस लड़के की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह किया और वो जो है पिछड़े समाज से आता था। तो शोषित वंचित समाज के साथ जितना अपराध हो रहा है और खास करके भाजपा शासित राज्यों में उसने अति कर दी है। इसलिए आज जो मैं आपको बता रही हूँ दिल दहला देने वाली घटना है। बेटी किसी की भी हो सकती है। 22 साल की एक बेटी वो मौत के मुंह में चली गई, और कैसे और क्यों ये बताना चाहते हैं। राकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति हर्रावाला के डेली फार्म के एरिया में रहते हैं। वहाँ पे मतलब जो लोग थे उनका कहना है कि उन्हें पसंद नहीं था कि वो वहाँ रहे। उनका क्या झगड़ा हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो भी अगर बताएगा तो अपना पक्ष देगा, लेकिन उनका झगड़ा हुआ। रात को उनके घर में कुछ लोग आए थे, वो उन्हें छोड़ने गए मेन रोड तक, तो तब तक झगड़ा हुआ इनका। और इनका कहना था राकेश कुमार का कि जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ उन लोगों ने ऐसे ही आके मारपीट शुरू कर दी, और क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ पे रहें, और इनके घर जिन लोगों का आना जाना था उनको पसंद नहीं था। तो 3 दिसंबर 2021 को जब ये दो परिवार और ये राकेश कुमार का परिवार इनका आपस में जब लड़ाई हुई तो इनकी 3 बेटियां, उनमें से एक बेटी दौड़े हुए आई और अपने पापा को बचाने की कोशिश करने लग गई। अपने पापा को उसने पकड़ लिया, मगर इन लोगों ने पहले तो उसके बाल पकड़ के खींच के एक तरफ फेंका, वो फिर अपने पापा को बचाने के लिए अपने पापा को पकड़ा उसने, तब इन्होंने लातों घूसों से मारा और जिन भी चीज़ों से मारा, ये सारे आरोप है, मगर मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहती। और फिर क्या हुआ कि वो लड़की को इतनी चोटें आई कि लड़की को अस्पताल ले जाना पड़ा, FIR दर्ज करी गई। मगर उसके बाद देखिए कि वो लड़की 3-4 महीने अस्पताल में रही। उसके बाद उसके पिता के साथ ये हुआ कि 7 अप्रैल 2022 को एक उनका कोई पड़ोसी था जिसके बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, और उन्होंने राकेश कुमार को उसमें मतलब नामजद कर दिया। लेकिन उनको ये पता था कि किसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वही व्यक्ति उनके बेटे को अस्पताल ले गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 2 परिवार थे उनकी बातों में आ गए, क्योंकि सभी सवर्ण समाज के थे, तो हो सकता है कि उनकी बातों में आके ये आवेश में आके ऐसा हो गया हो। लेकिन अपने बेटे के ऊपर बेटे की मौत के ऊपर कोई ऐसा नहीं करता, और मुझे लगता है इसी कारण से ये व्यक्ति बाद में गाजियाबाद वापस लौट गए, ये आके किराए पे रह रहे थे। अब जब ये घटना घटी और इन लोगों के घर को भी तोड़ फोड़ कर दिया गया, उसमें जो भी सामान था वो सब निकाल लिया गया, वो सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये केस भी हो गया तो राकेश कुमार भागे फिरे अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। और जब ये केस जो है थोड़ा जिसे कहते हैं कि गाजियाबाद के वो व्यक्ति जो वहाँ रहते थे उनको ये बात समझ में आ गई, तो उसके बाद 8 अगस्त 2022 को राकेश कुमार अपने घर वापस आए। तब तक उनकी बेटी का इलाज जो चल रहा था 3 दिसंबर 2021 से 5-6 महीने अस्पताल में, उसके बाद उसको लेकर वो घर आए। वो खुद 8 अगस्त को घर आए और बेटी का इलाज जारी रहा। बेटी के साथ ये हुआ कि 26 अगस्त को उनकी बेटी की मृत्यु हो गई।
जी हाँ, 3 दिसंबर 2021 को ये मारपीट, उसके बाद अस्पतालों में, उसके बाद 26 अगस्त को लड़की की मृत्यु हो गई। FIR दर्ज हुई, मगर 27 अगस्त को डेड बॉडी को पुलिस कहीं ले गई तो परिवार को लगा कि पता नहीं कहाँ ले गई है, मगर वो पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गई। तो 27 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ और राकेश कुमार के घर के आसपास पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई, PAC भी लगा दी गई और लोगों ने रोड को जैम कर दिया उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग से। और इसीलिए परिवार और भी आक्रोश में आ गया जब उन्हें लगा कि बच्ची के शव को पता नहीं कहाँ ले जाया गया है। अब मुकदमा जो है वो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 29 अगस्त 2022 को लड़की का अंतिम संस्कार हो गया और तब से लेकर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 दिसंबर 2021 को कोई मामूली लड़ाई नहीं हुई थी। अगर इसको ठीक से आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये समाज की एक कुरीति है और जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी जो इस तरह की चीजें करते हैं या कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं करी जाएगी। अगर कोई लड़की की जान गई है तो कोई तो उसका हत्यारा था ही, जिसकी वजह से 3 दिसंबर 2021 को वो अस्पताल गई और तब से कई महीनों तक अस्पताल रही। उसके बाद 26 अगस्त को 22 साल की कुमारी मनाली की मृत्यु हो गई। मगर क्या कुमारी मनाली को इंसाफ मिला या उसके परिवार को इंसाफ मिला? क्योंकि आज ये परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है और मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं कि उसके बाद भी, पोस्टमार्टम के बाद भी कितनी मुश्किल हुई थी, क्योंकि लोगों ने रोड को जैम कर दिया, पुलिस वालों को संभालना मुश्किल हुआ। मैं आवाज़ को थोड़ा सा म्यूट करके आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ दे है ये आवाज़ें। ये भाजपा पुलिस प्रशासन की तानाशाही, ये देश प्रशासन की तानाशाही। मारा बेटा, गोली मारो। ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही, ये है भाजपा सरकार की पुलिस प्रशासन, आप सभी देख सकते हो। ये देखिए प्रशासन, चलो घंटाघर, हॉस्पिटल चलो, चलो। अरे भाई पैसा पहुंच गया होगा थाने में। ये भाजपा पुलिस प्रशासन की तानाशाही, ये देश प्रशासन की तानाशाही। मारा बेटा, गोली मारो। ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही, ये है भाजपा सरकार की पुलिस प्रशासन, आप सभी देख सकते हो। क्योंकि लोगों का सिर्फ आक्रोश नहीं, उनका दर्द भी दिखता है। आखिर कोई माँ अपने पेट में किसी बच्चे को 9 महीने पालती है, उसके बाद वो बच्चा चला जाता है जिस बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, और इंसानियत होने के नाते, और इंसान हम लोग सब हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत अगर है तो हमें दर्द होगा। और शोषित वंचित समाज के साथ जब होता है तो आप भी जानते हैं कि
पूरा समाज जानता है कि अगर वे एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये एक और डर भी होता है। मगर कितनी दुख की बात है कि पुलिस वाले जो हैं इस मैटर को बस टाल रहे हैं, मतलब इंसाफ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, जगदीश चंद्र की मृत्यु जहाँ पे हुई यानी कि अल्मोड़ा में, वो आपका गृह क्षेत्र के पास है, आपके गृह क्षेत्र में हुआ अंतरजातीय विवाह के कारण, मगर अपने वोट बैंक की अपीजमेंट यानी कि सवर्ण जाति को अपीज करने के लिए वो आपका वोट बैंक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इसलिए आप जगदीश चंद्र के घर नहीं गए थे। पिंकी, उत्तरकाशी की पिंकी को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि आपके भाजपा के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, जिनकी गिरफ्तारी 1 साल के बाद अब हुई है, और माँ बहुत गरीब औरत है। और अब हर्रावाला का ये मैटर है, तो इसमें अभी तक आपको पता नहीं चला, या आप अपनी कुर्सी बचाने में इतने व्यस्त है कि आपको पता चल ही नहीं सकता। हर्रावाला की बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। SC/ST एक्ट में और 302 का मुकदमा अगर दर्ज है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस तुरंत बताए परिवार को। और अब तक पहली बात, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आरोपियों की। दूसरी बात, SC/ST एक्ट में मुकदमा है और आप जानते हैं कि उसमें कॉम्पनसेशन का प्रावधान है इमीडिएट, वो अभी तक उस परिवार को क्यों नहीं मिला। जब लोग शोर मचाते हैं तो आप तुरंत एक्शन मोड में आते हैं, मगर उन मैटर्स को भी आप दबाते हैं। मगर शोषित वंचित समाज, तीसरी बात, आप जहमत क्यों नहीं उठाते कि आप जाएं और उस परिवार से मिलकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताएं, ये बेटी भी उत्तराखंड की बेटी है, शोषित वंचित समाज से है मगर उत्तराखंड की बेटी है। कौन सा भाजपा का नेता गया उस लड़की के घर उसके मौत पर? कौन सा व्यक्ति गया भाजपा का, या कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री? आपके तो मुख्यमंत्री भी बदलते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अगर आप अब तक नहीं गए हैं और आपने संज्ञान नहीं लिया है, तो ये बता रहा है कि आप तो कार्य कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके DGP, उनकी बर्खास्तगी सबसे ज्यादा जरूरी है। कब होगी उनकी बर्खास्तगी, ये मेरा चौथा सवाल। ये बताइए मुख्यमंत्री जी, ये 4 मेरे सवाल हैं, और 5वां सवाल ये है कि एक परिवार जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के इतने पास है, क्या आपको इसका संज्ञान है? मेरा 5वां सवाल है, 5वां। याद रखिएगा, ये जो है ना, ये मैं हाथ आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि याद रखिए कि ये हाथ ही आपको हराएगा, क्योंकि ये हाथ जो है, ये हाथ जब मुट्ठी बन जाती है ना, तो आपके विरुद्ध कैसे लोग खड़े होते हैं, या आप अपनी पार्टी के अंदर तो देख ही रहे हैं। मगर अगर किसी के साथ भी, और खास करके बेटियों के साथ उत्तराखंड में जो गलत हो रहा है, ये मुट्ठी बनेगा। ये हाथ कई महिलाओं के अब एक साथ आकर मुट्ठी बन जाएगी। आपकी पार्टी की महिलाएं कुछ ना बोले, मगर ये हाथ जब मुट्ठी बनकर आपके खिलाफ उठेगा ना, तो आपकी कुर्सी डोल जाएगी। और याद रखिए कि आपका काम है मुखिया होने के नाते कि लोगों में फर्क ना करें। आपने तो नारा दिया है आपके दाढ़ी वाले ने, जिसको आप कहते हैं कि दाढ़ी वाला बनना आसान नहीं होता, तो दाढ़ी वाला बनना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन दाढ़ी वाले में दाढ़ी वाला अच्छा चरित्र लाना वो बड़ा मुश्किल होता है मुख्यमंत्री जी। इसलिए भाजपा की सरकारों में शोषित वंचित समाज के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके विरुद्ध खड़ी हूं मैं। उसके विरुद्ध खड़ा है हर वो व्यक्ति जो अपने देश के संविधान में विश्वास करता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है, जो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलता है, जो बाबा साहेब के बनाए उस संविधान का सम्मान नहीं, उसकी पूजा करता है, और उसमें लिखे हर शब्द को अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा धर्म है। मैं जानना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री से, कब मिलेगा इंसाफ कुमारी मनाली को? कब मिलेगा कॉम्पनसेशन उसके परिवार को? कब अरेस्टिंग होगी आरोपितों की? कब
फर्क करना बंद करेंगे आप सवर्ण में और पिछड़ी जाति में? ये बताना होगा आपको। कब देंगे कॉम्पनसेशन आप मनाली के परिवार को? बताइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।